झारखंड विधानसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो परिचय के मोहताज नहीं। ये विधानसभा के वो सदस्य हैं जिनका जो करियर है वो काफ़ी सफल रहा है। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो जो इनकी मुखरता है, जो बोल्डनेस है, जो इनके बयान है, हमेशा लोगों को चौंकाया है। इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो इन्होंने विधानसभा में एक सदस्य के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने जो बयान दिए हैं आज भी कई टीवी में, कई अखबारों में दर्ज है। आज हम बात करेंगे विधानसभा के सदस्य, माननीय सदस्य सीपी सिंह जी से। जो राजनीतिक सफर उस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा हटकर हम इनके व्यक्तित्व, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं और इनका परिचय इनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं झारखंड विधानसभा के टीवी के साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर मिला है। मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह है। अक्सर लोग इस नाम को लेने में गड़बड़ा जाते हैं, कुछ न कुछ गलतियां उनको हो जाती है। मेरा जन्म पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नौगढ़ा ग्राम में हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा 7वीं तक गांव के ही मिडिल स्कूल से हुआ। मेरे माता पिता रांची में रहते थे। मैं चाचा चाची दादा के साथ गांव में ही रहकर पढ़ाई करता था। 1968 में मैं रांची आया और मारवाड़ी हाई स्कूल में अपना नामांकन कराया और फिर मैट्रिक उसी स्कूल से पास किया 1972 में, और फिर मारवाड़ी कॉलेज में ही आईकम में एडमिशन ले लिया और बीकम मैंने मारवाड़ी कॉलेज से ही किया। कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आया था मैं पढ़ाई करने, लेकिन जब छात्र राजनीति में आया 1973 में, जब मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, 74 आंदोलन उसमें भाग लिया और उसी क्रम में 26 जनवरी 1976 को मुझे अरेस्ट कर लिया गया और DIR लगाया गया। आरोप था कि मैं तत्कालीन केंद्र की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ पर्चे बांट रहा था, जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है। मैं 6 महीना 4 दिन तक रांची जेल और हजारीबाग जेल में रहा और फिर जो ये राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ तो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। तो जब 1974 में जब छात्र आंदोलन चल रहा था सरकार के खिलाफ, तो ये रुचि खुद से आप में थी या किसी ने आपको प्रेरित किया? राजनीति के सफ़र में कोई ऐसा गॉडफादर या कुछ चीज़ से आप प्रेरणा लेकर इसमें शामिल हुए? नहीं, देखिए, जब मैं गांव में पढ़ता था जी, तो गांव में उस समय जनसंघ हुआ करता था, दीपक चुनाव चिन्ह था, तो गांव से ही मुझे उसके प्रति एक रुझान हुआ। और जब मैं रांची आया 68 में जी, तो यहाँ पर मैं शाखा जाना प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया तो एक महाराष्ट्रियन थे मानकर जी, तो उनसे मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल कराया। जब स्कूल में थे और क्या पारिवारिक कुछ पृष्ठभूमि थी? पिताजी या दादाजी कोई RSS में थे? नहीं, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं थे, कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। प्रेरणा कैसे कि हम RSS ज्वाइन करेंगे, नहीं, इसलिए कि मैंने कहा ना कि जनसंघ
से हम लोग बहुत प्रेरित थे। गांव में हमारा पूरा गांव 2-4 घर छोड़ करके सभी दीपक छाप जनसंघ के अनुयायी थे। अच्छा। तो वहीं से हमारे मन में भी, चूँकि बचपन में भी कोई आता था तो पीछे पीछे घूमते थे उस ज़माने में। तो जब यहाँ रांची आए तो एक यहाँ पर एक सज्जन थे, वो डॉक्टर होकर रिटायर हुए कर गए, तो उन्होंने मुझे शाखा ले जाना शुरू किया। फिर वहाँ से शाखा में जाते जाते संघ से परिचय हुआ। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक आनुषंगिक छात्र संगठन है, तो मैं जब मानकर से परिचय हुआ तो मैं विद्यार्थी परिषद आ गया। फिर 74 आंदोलन शुरू हो गया। 74 आंदोलन में फिर हम लोग विद्यार्थी परिषद के लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, वो लिया। फिर उस समय अखबारों पर, उस समय टीवी चैनल होते नहीं थे, एक ही दूरदर्शन होता था, तो उस समय अखबारों पर प्रतिबंध लगे हुए थे। तो एक पंपलेट से बड़ा साइज का वो छपता था जिसमें प्रमुख गतिविधियां जो देश के अंदर उस समय जो क्रूरता हो रही थी वो छपता था। वो हम लोग कॉलेज में मैं बांटता था। तो मुझे याद है कॉलेज के अंदर भी एक पीके सिन्हा जी थे, हेड थे पॉलिटिकल साइंस के, मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी था। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को शाबाशी दी, प्रोत्साहन दिया। तो मैं पंपलेट कॉलेज में भी बांटते रहता था। 26 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और रांची में झंडोत्तोलन करने के लिए आए थे। हम 3 लोग थे, एक कृपा शंकर सिंह, उमाशंकर केडिया और मैं। ये 3 लोग वहाँ पर पंपलेट बांट रहे थे अलग अलग दिशा में। मैं रेडियम रोड में महाराजा होटल के पास बांट रहा था। उसे बीच वो स्पेशल ब्रांच के लोग और पुलिस वाले आए और जब उन्होंने देखा पंपलेट बांटते हुए तो मेरे को पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे ले गया, कोतवाली थाना में बंद किया। फिर रात भर पूछताछ होती रही। फिर दूसरे दिन मेरे को जेल भेज दिया। मैं जेल गया तो देखा कि पहले से देवदास आप्टे, डॉक्टर सूरजमणि सिंह, कड़िया मुंडा, सुखाड़ी उरांव, सारे लोग पहले से मिसा में वो गिरफ्तार थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। जब जेल में रहा तो जेल में थोड़ा और पुख्ता हो गया, क्योंकि दिन सुबह शाम तक कोई काम नहीं रहता। तो यही तो जेपी आंदोलन के आप उपज हैं। अगर जेपी आंदोलन नहीं होता तो सीपी सिंह कहाँ होते? क्या सरकारी सेवा में होते, बिजनेसमैन होते या प्रोफेशनल होते? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरे दादाजी जब मैं छोटा बच्चा था, 7वां तक मैंने कहा पढ़ाई किया, वो चाहते थे वकील बनना। क्योंकि बहुत से गांव में कुछ लोग अन्याय करता था गरीबों से, तो हमारे दादाजी उसके समर्थन में खड़ा होते थे और उस अन्याय करने वाले के खिलाफ केस लड़ने का काम होता। तो आके बताते थे कि आज जो है सो, जबकि पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सिग्नेचर कर सकते थे, तो आगे बोलते थे कि आज हमारे वकील साहब जो है ना, वो जज साहब को इंग्लिश में खूब झाड़े, हमने अपनी भाषा में। तो वही सुनते थे, ताई जी हुए तो ये वकील जी हुए, तो वो कहते थे कि बेटा तुमको वकील बनना है। जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे इच्छा हुई कि मैं लेक्चरर बनूं। तो मैं तो लेक्चरर नहीं बन सका, इसलिए कि जब मैं जेल चला गया तो वहीं से मेरा शैक्षणिक कैरियर बर्बाद हुआ। क्योंकि मुझे लेकिन एक दूसरे करियर का वहाँ पे उदय हुआ। हाँ, एक दूसरे करियर का उदय हुआ और मैंने फिर वकालत पढ़ाई किया। ये अलग विषय कि मैंने वकालत नहीं किया, मैं लाइसेंसधारी भी हूँ, लेकिन लेक्चरर इसलिए नहीं बन सका कि 1 साल मेरा परीक्षा का बर्बाद हो गया। 76 में मैं बीकॉम का परीक्षार्थी था। जेल से मुझे आदेश नहीं मिला। एक के धान उसमें वाइस चांसलर होते थे, मैंने जेल से एप्लीकेशन भिजवाया कि मुझे जेल से परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, मुझे नहीं दी गई। 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। फिर दूसरा साल मैंने परीक्षा पास किया। तो अब वहाँ से फिर एमकॉम जब मैं करता, फिर लेक्चरर की बात आती। तो वहीं पर
लेक्चरर का जो शैक्षणिक जो मामला था वो क्लोज हो गया, वहीं पर रुक गया। लेकिन चूँकि बीकॉम के बाद आप वकालत कर सकते हैं, तो फिर मैंने लिया, एडमिशन लिया। 82 में मैंने वकालत पास किया। जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, रांची के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का परंपरागत सीट, इस सीट पे गुलशन लाल अजमानी जैसे लोग बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे। सीपी सिंह जो कि डाल्टनगंज से यहाँ पहुंचे, रांची शहर में, भले आपके पारिवारिक बैकग्राउंड हो, टिकट मिलने का कहानी और विधायक बनने की कहानी क्या है? देखिए, 1990 तक मैं कभी सोचता ही नहीं था कि मुझे विधायक बनना है, क्योंकि प्रोफेसर ननी गोपाल मित्रा रांची के विधायक हुआ करते थे और जनसंघ काल के नेता थे, तो हम लोग संपर्क में थे। तो मैं ये सोचता था कि जब तक वो है तब तक इसकी चिंता ही नहीं करना है। लेकिन जब वो थोड़ा लगने लगा कि नहीं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो 1990 में महसूस हुआ कि चुनाव अब लड़ना चाहिए, इसके लिए बातचीत करनी चाहिए। मैं बिहार गया, तो उस समय इंद्र सिंह नामधारी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जी। लेकिन मेरे को टिकट नहीं दिया। और उस समय 3 उम्मीदवार थे। आजकल जातीयता भी एक बड़ा मायने रखने लगा है जी। कितना भी कोई कितनों भाषण दे दे, लेकिन आप किस जाति के ये भी मायने रखता है। और याद से नहीं, बहुत पहले से ही। तो रांची में हम लोग 3 लोग, जी। एक मैं, एक हमारा अपना बड़ा चचेरा भाई हैं निर्भय सिंह, और एक डॉक्टर सुजमनी सिंह, ये तीनों रांची के उम्मीदवार थे। जब तीनों रांची के उम्मीदवार थे तो समरेश सिंह भी एक बड़ी हैसियत रखते थे जी। भाजपा में। तो हम लोग तीनों को बुलाया गया बसेरा होटल में। तो वहाँ मुझे कहा गया कि भाई उम्र में सबसे कम आप ही हैं, आप सेक्रीफाइस कीजिए। मैंने कहा कि देखिए, मैं पार्टी जो आदेश देगी मैं पार्टी का आदेश का पालन करूँगा। तो टिकट मेरे को नहीं मिला, सुजमनी सिंह को भी नहीं मिला। फिर जो है, जब 95 हुआ जी। तो मैं फिर पटना गया। तो गोविंदाचार्य जी से 74 से मेरा संबंध था, छात्र आंदोलन से। जी। तो भीड़ में मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं एयरपोर्ट गया, दिल्ली जा रहे थे। तो मुझे देखकर उन्होंने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आपसे मिलने आया हूँ। क्या बात है? तो हमने कहा कि टिकट चाहिए। बोला कहाँ से? हमने कहा रांची से। तो उन्होंने कहा कि रांची से हैवी वेट को टिकट मिलेगा। जी। तो मैंने पूछा हैवी वेट मीन्स? तो उन्होंने कहा यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। तो मैंने कहा नमस्कार, मैं चला आया। तीसरा दिन अनाउंसमेंट हो गया, यशवंत सिन्हा को टिकट मिल गया। मैं एयरपोर्ट पर गया, रिसीव किया, लाया। फिर उन्होंने बैठक में मुझे स्वतः अपना इलेक्शन एजेंट बना दिया। उनके लिए मैं लगा, उस समय बड़ा लंबा इलेक्शन चलता था, काम किया। जब 95 में बनने के बाद 96 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी। वो जो एक हवाला कांड हुआ था उसमें। तो उसके बाद फिर मेरी मुलाकात गोविंदाचार्य जी से हुई। तो मैंने अपनी इच्छा बताई कि मैं अब तो लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कोई आश्वासन मेरे को नहीं दिया। जी। लेकिन मुझे टिकट मिल गया। अब जब टिकट मिल गया तो मैं चुनाव लड़ा। और जब चुनाव लड़ रहा था तो पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि पार्टी के अंदर भी ऐसे मठाधीश लोग या कई वरिष्ठ लोग होंगे। वरिष्ठ लोग का बात वहाँ नहीं होता है ना। वरिष्ठ लोग होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आजकल तो कनिष्ठ लोग वरिष्ठ लोग के ऊपर आना चाहते हैं। समस्या यहाँ होती है। कोई वरिष्ठ लोग नहीं थे, कुछ लोग थे जो समझते थे
कि वही पार्टी के सर्वे सर्वा है, पार्टी उन्हीं के कारण चलती है। तो ऐसे लोगों का था। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत हुआ। और ये मैं हमेशा हुआ है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। कोई ऐसा मैं चुनाव नहीं लड़ा जिसमें गतिरोध ना हो और संघर्ष ना हो, संघर्ष ना हो, और दूसरे से तो मुकाबला किया जा सकता है, पार्टी के अंदर में नहीं हो सकता। पार्टी के अंदर और आस्तीन के सांपों से बहुत खतरा रहता है। तो हमेशा इस पिछला चुनाव में भी देखिए, पिछला चुनाव में भी पार्टी के लोग हैं, उम्मीदवार हमारे खिलाफ खड़ा किया, सारे लोग जानते हैं। अब बार बार बोलने से कोई फायदा इसलिए नहीं होता है कि मैं तो एक ही बात जानता हूँ भाई, कि जहाँ रहो ईमानदारी से रहो, गद्दारी मत करो। पार्टी से गद्दारी करने वाला व्यक्ति कभी भी पार्टी का भला नहीं कर सकता। और मेरी सोच ये भी है कि ऊपर बैठे हुए लोग बदल सकते हैं, नीचे श्रोता, नीचे वाले कार्यकर्ता नहीं बदलते हैं। तो जो पहला चुनाव था कितना रोचक था, तो कितना संघर्ष था? देखिए, पहली बात तो पहला जो चुनाव था, तो चूँकि मैं मित्रा जी का चुनाव में, चूँकि मैं गुलशन अजमानी का चुनाव में इलेक्शन एजेंट था, यशवंत सिन्हा जी का चुनाव का मैं इलेक्शन एजेंट था, राम टहल चौधरी के चुनाव का मैं हमेशा चुनाव इलेक्शन एजेंट और प्रभारी मैं रहता था। तो चुनाव का अनुभव था, कहाँ पर किसको बूथ पर बैठाना है, कौन सा मोहल्ला है, घूमते रहते थे, ये सारी जानकारी थी, अनुभव था। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि उस समय ऐसे ऐसे लोग जिनको नाम लेने से भी मैं समझता हूँ कि वैसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि कीचड़ में यदि कंकड़ फेंकेंगे तो छींटा स्वयं पर पड़ेगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि आप जब शुरू में आए, कम उम्र के थे आप, तो उसमें रांची की शहर बहुत महत्वपूर्ण है और राजधानी भी आज, तो कैसे लोगों ने आपको स्वीकार कर लिया? नहीं, देखिए, मैं पार्टी में जब काम करता था जी, तो मैं एक तरह से होल टाइमर था, कुछ अपने जीवन यापन के लिए छोटा मोटा काम करता था। और मेरे पिताजी रांची में कॉन्ट्रैक्टर थे, तो लोगों से परिचय था मेरा, क्योंकि गली महलों में साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, तो लोग जानते थे सीपी सिंह को। दूसरा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक यहाँ पर इस मेडर कैडर से भी था, और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को या किसी समय जनसंघ को पसंद करते थे। तो दोनों चीज़ें थी। मुझे हराने के लिए पार्टी के ही लोगों ने उस समय सांसद का चुनाव और विधायक का चुनाव, क्योंकि 4 उपचुनाव हो रहे थे पूरे बिहार में, जिसमें एक रांची भी था, और सांसद का लोकसभा चुनाव हो रहा था, साथ में हो रहा था। तो लोगों को समझाते थे कि भाई ऊपर वाला में राम टहल जी को वोट देना है और नीचे वाला में जय सिंह यादव को देना है। उस समय लालू जी की तूती बोलती थी। अधिकारी भी सब उन्हीं के साथ थे। मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब मैं जीत गया, तो जब मुझे डर लग रहा था कि जो एसडीओ है वो संयोग से उनके स्वजातीय थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं सर्टिफिकेट में अपना सिग्नेचर गलत न कर दे। तो चूँकि मैं बेहोश सोया हुआ था, चूँकि इतना थका हुआ था कि नीचे ज़मीन पर ही मैं लेट गया था। बाद में मुझे उठाया गया और कहा गया कि चलिए सर्टिफिकेट ले लें। तो देखिए, मैंने कहा ना, तकलीफ़ दूसरों से नहीं होती है, तकलीफ़ आपके अपने लोग होते हैं ना, जब ऐसा करते हैं तो मन के अंदर बहुत तकलीफ होती है। लेकिन बावजूद इसके सीपी सिंह ने लगातार 27 वर्षों तक रांची शहर को प्रतिनिधित्व दिया, रिप्रेजेंट किया। तो इनकी जो प्रबंधन क्षमता है वो बहुत ही खास होगा। यही कारण है कि लगातार ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। जो पहला चुनाव था, जो अनुभव था आपसे, जो आपके अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें, एक समय आया जब आप विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए।
तो क्या वो मान के चले वो आपका टर्निंग पॉइंट है जिसने आपकी प्रोफाइल को काफी बड़ा कर दिया? देखिए, जहाँ तक प्रोफाइल का सवाल है, मैंने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। मैं शुरुआती काल में, मैंने जैसा बताया कि मैं 90 में, 95 में 2 बार और 96 में जब हुआ तो मैंने गोविंदाचार्य जी के अलावा किसी से बात नहीं किया था। बाद बाकी ये निर्णय पार्टी ने लिया कि भाई विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह को बनाना चाहिए। मैंने कभी मंत्री बनने के लिए मुझे बनाया जाए, मैंने कभी पार्टी में कभी नहीं कहा। अब सवाल ये नहीं है कि भाई प्रोफाइल कैसे बढ़ा। ये बात तो सही है कि पार्टी का जब आपके ऊपर हाथ रहेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रोफाइल बढ़ेगा। तो पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे बनाया तो मुझे गर्व है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने उस कुर्सी पर बैठकर अन्याय किसी के साथ नहीं किया, न्याय ही किया है। हाँ, उसके लिए मेरी आलोचना पार्टी के लोगों ने ही किया, आज भी याद करते होंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं करूँगा तो कानून सम्मत करूँगा, विधि सम्मत करूँगा। क्योंकि मैं काले अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि आप जो चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं दृष्टांत बनता है, उदाहरण बनता है। क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है ना, वो पंच की कुर्सी होती है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, सबके साथ न्याय करना है। तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। आपको किसी दल विशेष से, हाँ ये तो रहता ही है, किसी न किसी दल विशेष से तो रहता ही है। मुझे कई लोगों ने प्रभोग भी किया और ये शायद विधानसभा की कार्रवाई में भी होगा। प्रभोग किया, उन्होंने कहा कि साहब आप तो भारतीय जनता, मैंने कहा मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कई अवसरों पर जब लोगों ने बोला तो मैंने कहा कि ये सही है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मैं न पक्ष का हूँ न विपक्ष का। बतौर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे अगर हम कुछ यादगार बातों की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं या विधानसभा की कार्रवाई को लेकर या माननीय सदस्य की जो भूमिका होती है उसको लेकर कुछ ऐसी बातें जो शेयर करना चाहें? देखिए, 2-3 बातें याद है। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो एक कांग्रेस के माननीय विधायक, जो अभी नहीं है विधायक, उनसे संबंध मेरा अच्छा था। पता नहीं, हम लोग एक ही जिला के रहने वाले भी, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ क्या कि एक केस था। वैसे तो मेरे ऊपर उस समय 8-8 केस चल रहे थे। रेल रोको का था, मुख्यमंत्री आवास घेराव का था, राज्यपाल के घेराव का था, कहीं धरना का था, कहीं दुर्घटना हो गई तो मैं वहाँ गया, केस हो गया। ये सारे राजनीतिक केस थे। तो उस केस में एक मजिस्ट्रेट ने मुझे 2 साल की सजा दे दी। जी। उस समय ये कानून नहीं बना नहीं था, था। जी। लेकिन उन्होंने साथ साथ बेल भी दे दिया। वे पता नहीं कहाँ से सज्जन को पता चला। उसके बाद वो आए विधानसभा के अंदर, उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया कि भाई इनको तो कुर्सी से खींच के हटा देंगे। खैर ये अलग विषय कि 1 महीना के अंदर दूसरे जज आए और उससे उन्होंने बाइज्जत मेरे को बरी कर दिया। जी। फिर एक सज्जन थे, उनसे भी बड़ा अच्छा संबंध, बरसों तक काम किए, अब वो नहीं है इस दुनिया में। वो भी कुछ इसी तरह का व्यवहार किए। भाई हमारा स्पीकर है, कब बोलना है, कितना बुलवाना है, ये हमारी भूमिका होती है। आप चाहते हैं कि नहीं साहब, तो उस पर भी वो लड़ गए। एक और सज्जन थे जो पलामू गए, तो वो भी लड़ गए। तो फिर मैं क्या किया नहीं किया, अब ये टीवी पर बोलना ठीक नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जैसा किया तो उन्हें वैसा मैंने। कोई मलाल कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे आप वो करना चाहते थे और नहीं कर पाए?
चूंकि आसन आपके पास था? देखिए, विधानसभा के अंदर आपकी सीमाएं होती है। ये विधानसभा के अंदर ही आप सर्वे सर्वा हैं। विधानसभा के बाहर आप सर्वे सर्वा नहीं हैं। जी। विधानसभा के बाहर कार्यपालिका है, जिसके अंदर आप देखते होंगे मुख्यमंत्री से लेकर एक पूरी फौज होती है। विधानसभा के अंदर ही एक स्पीकर का रोल होता है, जो कर सकता है। जी। हमारे समय में विधानसभा में उसको पहले तो ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट था, फिर बाद में उसको हम लोगों ने ठीक करवाया, उसको बनाया ताकि लगे कि ये विधानसभा है। क्योंकि देखिए, आप कहीं काम करते हैं तो भाई आपको अपने काम को ईमानदारी से करना है। जी। दूसरा है कि भाई कोई भी हो, कोई स्पीकर हो, पूर्ववर्ती यदि कोई गलत कर दे तो मैं भी गलत करूं या उसका समर्थन करूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन भी थे आप। पॉलिटिशियन थे, लेकिन पॉलिटिशियन के साथ साथ अब मैं आँख मूंद कर मक्खी नहीं निकल सकता हूँ। ये आपका स्वभाव? ये मेरा स्वभाव है और इसके कारण मेरे को बहुत राजनीति में परेशानी भी होती है, झेलता भी हूँ, आज भी झेल रहा हूँ, पहले भी झेला हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि बहुत कठिनाई से मैं यहाँ तक पहुँचा। संघर्ष, बहुत लोग विरोधी, पैर खींचने वाले लोग, भी आप मंत्री बने। जी। अब 5 साल तक मंत्री रहे। देखिए क्या है, मुझे याद है कि पार्टी कहीं न कहीं हर व्यक्ति की क्षमता को जी। आंकने का काम करती है। और मैं कार्यकर्ताओं को भी ये बात बोलता हूँ कि भाई आप अपना काम ईमानदारी से करो, पार्टी के प्रति समर्पित भाव से करो। पार्टी की कई आंखें हैं, वो देखता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ और ईश्वर या अल्लाह या ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो सोचे कि वो नहीं देख रहा आपके गुनाह को, ऐसी बात नहीं है। कई आंखें हैं। उसी प्रकार पार्टी की कई आंखें आपको वॉच करती है, आपको देखती है। भाई सीपी सिंह के पास पैसा भी नहीं था, कोई राजनीतिक वंशवाद के प्रतीक भी नहीं रहे, लेकिन पार्टी ने मेरे को दिया ना। लेकिन जब आप मंत्री बने थे तो आपका 4 बार चुनाव जीत के आए थे, आप काफी वरिष्ठ हो चुके नहीं, उसमें तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ और आज भी मैं मानता हूँ कि मेरे साथ शुरुआत में ही अन्याय हुआ था, लेकिन मैं किसको बोलूँगा। लेकिन पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, मेरे को 6 बार विधायक का टिकट दिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। वैसे तो जीवन में किसी को संतोष नहीं होता भाई, काम क्रोध मद मोह लोभ से कोई परे नहीं है, इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लगता है कि और ये होना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि सीपी सिंह ने कभी मंत्री बनाने के लिए किसी के पास पैरवी किया है। आज तक केंद्र में भी लोग हैं, केंद्र का कोई नेता नहीं कर सकता है कि सीपी सिंह कभी आए हों, कभी पैरवी किए हों, फ़ोन किए हों, किसी से कहलवाए हों कि मुझे मंत्री बनाइए, मुझे स्पीकर बनाइए। मैंने कभी नहीं कहा। मुझे याद है कि जब 14 में जब चुनाव में जीत के आए हम लोग, तो राजेंद्र सिंह जी संगठन महामंत्री हुआ करते थे। हमारे घर पर रघुवर जी को लेकर आए, फिर हम लोग यहाँ से सरजू राय जी के घर पर गए, फिर दोबारा रात में 1 बजे हमारे घर पर आए। यही वर्ड उन्होंने कहा कि आप ही लोग को मिलजुल करके सरकार चलानी है। रघुवर जी का नाम वहाँ से तय हो चुका था, सरकार बनी। फिर जब मुझे एक बात याद है, मुझे जो विभाग दिया गया, तो बाद में जब सरजू राय बने, मेरे पास संसदीय कार्य भी था उस समय, उनके आने तक मेरे के पास नगर विकास,
आवास और संसदीय कार्य विभाग था। जी। तो जब ये विभाग था तो मुझसे संसदीय कार्य विभाग ले करके सजू राय जी को दे दिया गया। तो मेरे को राजभवन से ही किसी ने फ़ोन किया, कोई मेरा बहुत वेल विशर होगा, कहा कि आपसे वो लिया जा रहा है। तो मैंने रघुवर जी को फ़ोन किया, हमने कहा कि भाई आप संसदीय कार्य क्यों ले रहे हैं हमसे? तो नहीं ऊपर से आदेश है, तो आपको उसके बदला ये निबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, परिवहन वगैरह दिया है। हमने कहा कि सब हमसे ले लीजिए, संसदीय कार्य रहने दीजिए। उसका अनुभव हमारे चूँकि अनुभव मेरे पास है, मैं स्पीकर रहा हूँ, तो उसका अनुभव मेरे पास है, इसलिए संसदीय कार्य मेरे पास रहने दीजिए, बाद बाकी आप जो हमको दे रहे हैं वही विभाग उनको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब हो गया हो गया। तो ये दर्द है आपके मन में? नहीं बनाए थे? नहीं, दर्द का बात नहीं है। मुझे लगा कि भाई हम जिस योग अपने आप को समझते हैं, तो अब संसदीय कार्य कोई मलाईदार विभाग तो नहीं है जिसको लोग कह सके कि मलाईदार विभाग है, लेकिन संसदीय कार्य विभाग वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो वाकई जानकार। मैं नहीं कहता कि संसदीय व्यवस्था का राय जी जानकार नहीं है, हमसे ज़्यादा जानकार हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन मुझे उस समय याद है, तो मैंने कहा कि उसके बाद मैं मान गया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है भाई, काम करना है, आप जहाँ भी रहिए उस काम को ईमानदारी से कीजिए और ये समझ के कीजिए कि ये दायित्व आपको मिला है, तो इस दायित्व का निर्वहन आपको इसलिए मिला है कि आपको दायित्व का निर्वहन करना है। आपके लंबे राजनीतिक सफर में आप विधानसभा अध्यक्ष बने, मंत्री बने, हमें नहीं लगता कि इसमें आप सफलता में कुछ कमी रह गई है? अगर कमी है तो कहाँ है और क्या बनना चाहते हैं अगर मौका मिले तो? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को इच्छा होती है और राजनीति एक ऐसा जगह है जहाँ पर इसकी सीमा तो कहा ही नहीं जा सकता है। उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अब तो पार्टी ने उम्र की सीमा कर दी है। 75 साल आयु के बाद ये सीमा एक तय की है। भाई देखिए, भाई ये चाहता हूँ या ये सोचता हूँ कि भाई पार्टी का, मैंने कहा ना कि मैं कार्यकर्ताओं को समझाता हूँ कि पार्टी की कई आंखें हैं, पार्टी देखती है, तौलती है, समझती है, उसी के अनुसार करती है। हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि 100% कोई काम एकदम नाप तोल के हो, मशीन से भी चीज़ें निकलती है तो कुछ न कुछ उस पर कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। ईश्वर भी देता है तो उसमें भी आप देखते होंगे, कई बहुत गोरा मिल गया, कोई बहुत काला मिल गया, किसी का 5 उंगली के बदला 6 उंगली वाला मिल गया, तो तरह तरह की चीज़ें होती है। तो कमियां कहीं हो सकती है, आकलन करने में कहीं हो सकती है, लेकिन पार्टी पर विश्वास रखना चाहिए कि पार्टी आपको न्याय देगी, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो जो उम्र का जो कैपिंग है और जो अभी संभावनाएं बन रही हैं और सरकार में एक बार वापस अगर बीजेपी लौटती है तो क्या लगता है कि सीपी सिंह कहाँ? नहीं, सीपी सिंह कहीं नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि सीपी सिंह कहीं नहीं है। सीपी सिंह तब रहेगा जब पार्टी चाहेगी कि सीपी सिंह को यहाँ रहना है। सीपी सिंह कहेगी कुर्सी से नीचे उतर के जमीन में बैठ जाओ, सीपी सिंह जमीन में बैठ जाएगा। सीपी सिंह कहेगा उस छोटा कुर्सी से जरा रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ जाओ, सीपी सिंह रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ जाएगा। पार्टी को तय करना होता है, पार्टी तय करती है किसकी भूमिका कहाँ होगी। पार्टी से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मुंह फुलाकर नहीं कर सकते हैं, पार्टी को गाली देकर नहीं कर। आजकल क्या होता है, आते हैं लोग पार्टी में और कुछ ही दिन के बाद उनको विधायक का, सांसद बनने का शौक चढ़ जाता है। पार्टी में एक दिन काम नहीं किया, आए ऊपर से आए एकदम अथी से, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से, और सीधे जो है चाहते हैं कि मैं बन जाऊं। तो भैया मेरा इसमें थोड़ा मैं डिफर करता हूँ।
दर्शकों को बताना चाहें कि अगर राजनीति आप करते हैं और राजनीति की शुरुआत करते हैं तो जो जमीनी कार्यकर्ता हैं खासतौर पर वो किस तरह से ऊपर पहुंचता है, उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं सीपी सिंह। एबीपी से इन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की, बाद में विधायक बने, लगातार विधायक बनते रहे, मंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष बने। इनके कैप में ऐसा कोई फीदर नहीं जो ना लगा हो। अंतिम इच्छा सभी को पता होता है कि राजनीति में हर दिन एक नया मुकाम हासिल करना चाहता है। सीपी सिंह से एक और अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि राजनीति में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उसके लिए अगर मूल मंत्र की बात करें, विधायकों के लिए अगर कुछ सलाह देना हो या राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं उनको कुछ सलाह देना चाहते हो, दो चीज़ें आपने कहा है। एक तो जो राजनीति में आना चाहते हैं उनसे एक ही आग्रह करेंगे, जहां आप जिस पार्टी में जाइए वहां आप पतिव्रता स्त्री की तरह रहिए। दूसरा है, विधायकों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जनता ने बड़ी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ आपको चुना है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के मालिक नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हम सेवक होते हैं, तो हमारी भूमिका सेवक की होनी चाहिए और जनता के लिए 24 घंटे मोबाइल पर शारीरिक रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। जनता जब याद करे जनता के बीच हाजिर होना चाहिए। जनता जब फ़ोन करे, आप यदि कहीं व्यस्त भी हैं तो कॉल बैक जरूर कीजिए जनता को, चाहे वो 2 बजे रात को ही क्यों ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन ही मालिक है, जनता ने चुना है, तो जनता के अपेक्षाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करना एक विधायक का कर्तव्य है। बिल्कुल। सीपी सिंह के बारे में एक और खासियत है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, खासतौर पर जो साधारण व्यक्ति हैं, उनके यहाँ अगर मरनी हो, शादी हो, विवाह हो, ये जरूर जाते हैं, लोगों से कनेक्टेड होते हैं। हम इनसे बहुत कुछ बात करना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है। हम जब अगली बार मिलेंगे एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।